नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। लेनिन कौन था? रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मैग्नेसिंग पार्टी का नेता या उदारवादी दल का नेता। ठीक है, तो लेनिन कौन था? यह जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। याद रखिएगा अगर आप चैप्टर 2 देख रहे हैं और रूसी क्रांति को देख रहे हैं तो इसमें लेनिन का नाम बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। लेनिन ना, लेनिन से बहुत सारा प्रश्न है। अगला देखिएगा, कुलक से आप क्या समझते हैं? कुलक क्या था? ठीक है, कुलक से आप क्या समझते हैं? ये कुलक नाम आया हुआ है तो आपको लगेगा कि कहाँ से प्रश्न आया है। कुलक से क्या समझते हैं? सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी हालत। ठीक है, तो देखिए कुलक जो है यहाँ किसान से संबंधित था और यदि किसान की हालत अच्छी होती थी तो उसको हम लोग कुलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुलक ये क से बना है और किसान ये भी क से बना है, तो कुलक माने किसान की अच्छी हालत से संबंधित है यह। ठीक है, अगला है 1917 ईस्वी में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? देखिए 1917 ईस्वी में जो वहाँ का शासक का क्या कहा जाता था? जार। और जार का वहाँ से क्या होने लगा? पतन होने लगा, वहाँ से विलुप्त होने लगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? जहाँ से जार जब हटने लगा था उस घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति। ठीक है, तो देखिए ये जो जार शाही का पतन हो रहा था वो आपका अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जार शाही के पतन, जार का हटना अक्टूबर क्रांति से संबंधित है। ये क्रांति पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, जार किस देश का शासक था? जार किस देश के शासक को जार कहा जाता था? ये प्रश्न MVVI है और ये प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, जार किस देश का शासक था? अमेरिका का, रूस का, चीन का या जापान का? तो रूस के शासक को क्या कहते हैं? हम लोग जार कहते थे। रूस के शासक को जार कहते थे। यानी जार किससे जुड़ा हुआ है? रूस से जुड़ा हुआ है।
सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई। और यहाँ पर देखिएगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इससे बहुत सारे यहाँ पर नारे या स्लोगन दिए गए हैं वो आते हैं और पुस्तक के नाम आते हैं। तो सामाजिक उपबंध एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? पूछा हुआ प्रश्न है। रूसो, डिदरो, वाल्टियर या वाल्टरमैन, ठीक है, टॉमस पेन, किसने किया? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रूसो ने किए थे, ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा था? देखिए सेंट पीटर्सबर्ग था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था? ये आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या रखा गया? पेरिस, पेट्रोग्राद, पोलैंड या कोई नहीं। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम यहाँ पर दे दिया गया था और वो क्या था? पेट्रोग्राद बन गया था। क्या बन गया था? पेट्रोग्राद। याद रखिएगा, पीटर्सबर्ग पेट्रोग्राद में चेंज हो गया था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? एक पार्टी बनी थी रूस में, बोल्शेविक पार्टी, और उस बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोर्की या कोई नहीं, ठीक है। तो मार्क्स बोल्शेविक पार्टी जो था उसका नेता जो था रूस का, वो आपका लेनिन था। कौन था? लेनिन ही था। अक्टूबर क्रांति के आरंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? जब अक्टूबर क्रांति हो रही थी, रूस में जारशाही के पतन की घटना हो रही थी, उस समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? आपसे पूछा गया है। लेनिन है, केरेंस्की है, पुतिन है या कोई नहीं। तो देखिए जार का जब पतन हो रहा था उसको जो अक्टूबर क्रांति कहते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको केरेंस्की थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ का? रूस का? तो केरेंस्की थे, ठीक है। केरेंस्की को याद रखिएगा। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन यहाँ पर जारशाही का पतन हुआ, उसके बाद लेनिन हटा और रूसी कम्युनिस्ट अब पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? लेनिन, गोर्बाचोव, स्टालिन या सोलोको, कौन कर रहे थे, ठीक है। तो लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे स्टालिन। दो नाम एकदम याद रखिएगा, लेनिन का और स्टालिन का, ठीक है। ये दो इसमें धमाल मचाते हैं, लेनिन और स्टालिन। बहुत बार ये प्रश्न लेनिन से और स्टालिन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लेनिन और स्टालिन को याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए यही प्रश्न आपका पूछा गया था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है और लोगों को लग रहा है कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। सब प्रश्न जेसीईआरटी से छप रहे हैं, कहीं से नहीं आ रहे हैं। आप लोग एकदम आश्वस्त होकर जेसीईआरटी को पढ़ लीजिए। ऐसे तो 12th तक पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 10th तक भी पढ़िएगा तो आपको देखिए 60% आने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके अलावे भी पढ़ लीजिएगा, जेसीईआरटी किताब को पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स बना हुआ है, 300 रुपये में आप जुड़ करके यहाँ से पूरा कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, अभी भी समय बहुत है आपके पास, 10 दिन में यहाँ पर आप धमाल मचा दीजिएगा, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1980, 1989, 1991 या यहाँ पर दिया हुआ 2004। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। कभी डेट पूछ दे तो आप याद रखिएगा 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। एकदम एमवीवीआई है सोवियत संघ, बहुत बार आया हुआ है प्रश्न ये आपका। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? लेनिन, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स या हिटलर? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का जो प्रवर्तक था वो यहाँ पर थे आपके कार्ल मार्क्स, ठीक है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ब्रिटेन, जापान, चीन या रूस, ठीक है। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ये प्रश्न भी पूछा गया था आपके जेएसएससी में, ठीक है, और जैक में भी पूछा गया था। लोगों ने बहुत ही गलत किया था, ब्रिटेन, चीन, जापान या आपका दिया है रूस। तो देखिए ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। ड्यूमा किससे संबंधित है? तो यह रूस की संसद है, ठीक है, रूस की संसद है। याद रखिएगा सभी देशों की संसद का अलग अलग नाम है और भारत में इसे ऑलरेडी संसद ही कहा जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए प्रश्न आया था कि नहीं आया था? आया था ना, देख लीजिए। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, रॉबर्ट ओवेन या जॉर्ज बर्नार्ड शो, ठीक है। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन में देखिए आया हुआ प्रश्न भिड़ने लगा है और ये कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको? क्लास 9th का वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं।
1929 ईस्वी में रूस में किसने सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? सामूहिकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया था? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या ड्यूमा? तो देखिए वह स्टालिन ही था जो लेनिन के बाद यहाँ पर जो है सामूहिकरण का कार्यक्रम को शुरू किया था। रूस में कोल खोज क्या था? रूस में एक कोल खोज कार्यक्रम था। यह कोल खोज क्या चीज से जुड़ा हुआ था? ये कोल खोज भी आया हुआ प्रश्न था। लोगों को लगा कि ये कहाँ हम पहुंच गए, प्रश्न कहीं मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये कोल खोज क्या था? सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना या विद्रोह? ठीक है, तो रूस में जो यहाँ पर कोल खोज था वो एक सामूहिक खेती था। क्या था? सामूहिक खेती की खोज की गई थी जिसको कोल खोज के नाम से जाना गया था। लुई ब्लॉक कौन थे? लुई ब्लॉक कौन थे? एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रवादी, एक उद्योगपति या कोई नहीं? तो ये लुई ब्लॉक जो थे एक राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे? राष्ट्रवादी नेता थे। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा था? ये भी प्रश्न पूछा था। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा था? फादर टेटे, रॉबर्ट ओवेन, पादरी गोपेन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो जो यहाँ मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे वो पादरी गोपेन थे जिसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो था विंटर पैलेस पहुंचा था। प्रश्न पूछे हुए हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का या इंग्लैंड का? ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था पूछे गए प्रश्न में से एक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में हो सके तो आ जाए। ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर या अलेक्जेंडर द्वितीय? ठीक है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। एकदम आया हुआ प्रश्न है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर नारा जरूर पूछ दिया जाता है। तो दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, वॉल्टेयर ने दिया या यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय ने दिया? ठीक है, तो दुनिया के मजदूरों एक हो इसका नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोग्राद जो नाम बदल के रख दिया गया था आपको, पेट्रोग्राद। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोग्राद जो नाम बदला उसको किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति या अगस्त क्रांति? तो वो जो क्रांति थी पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 3 क्रांति याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? रूस में जो संपन्न किसान थे उसको क्या कहा जाता था? यही प्रश्न पूछ दिया गया था। कुलीन वर्ग, कुलक वर्ग, पात्री वर्ग या कोई नहीं? एकदम प्रश्न हल्के थे। तो रूस के संपन्न किसान को जो है कुलक वर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो सबको फ्यूज हो रहे हैं, कह रहे बहुत भारी है लेकिन बहुत हल्के प्रश्न है, बस आप JCRT देख के जाइए। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस एक, जार निकोलस दो, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस चार, किसका शासन था? ठीक है, तो 1917 से पूर्व जो रूस पर शासन था वो जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय का था। रूसी संसद का क्या नाम था? आपसे पूछा है रूसी संसद का क्या नाम था, एग्जाम में आया हुआ था। संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट या ड्यूमा? ठीक है, तो क्या नाम था? तो रूसी संसद का जो नाम था वो था आपका ड्यूमा। इसके पहले भी प्रश्न आया था लेकिन चेंज किया हुआ है। ठीक है, उसका नाम था ड्यूमा। खूनी रविवार के नाम से किस तिथि को जाना जाता है? खूनी रविवार उस तिथि कौन सी है? 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 या 22 जनवरी 1905? ठीक है, तो जो खूनी रविवार हुआ था वह 22 जनवरी 1905 को हुआ था। और इससे रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम नीचे आपको कवर अप करवा देंगे, उसको देख लीजिएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? रूस में जार किसको कहा जाता है ये पूछा गया है। तो रूस का सम्राट या रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, ये प्रश्न आए हुए हैं, जार का क्या मतलब है? ठीक है, तो जार का मतलब रूस का राजा, रूस का सम्राट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा।
अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जो अप्रैल थीसिस थी, लेनिन ने, ट्रांस्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको तैयार किया था वो लेनिन था और 16 अप्रैल 1917 को तैयार किया गया था। और यह क्या थी? तो 10 निर्देशों की एक श्रृंखला थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? प्रश्न अभी आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा कहाँ मिल रहा है? क्लास 9 में चैप्टर 2 में मिला है ना, आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए, सब सबूत के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। अब सब किताब में आपका है लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, जार निकोलस द्वितीय या रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, तो एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टुर्गेनेव, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, लेनिन द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था संपादित? यही देखिए प्रश्न आया है, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था? इस्करा, प्रावदा, नासपुत या प्रोस्वेसिक्योर। ठीक है, तो लेनिन द्वारा जो संपादित किया गया था प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम है इस्करा। क्या है? इस्करा प्रथम समाचार पत्र था। शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? नारा याद रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये नारा आ रहा है, मॉन्सेविक, लेनिन, बोल्शेविक या केरेंस्की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेनिन यानी लेनिन ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति के समय इसको नारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो लेनिन ने यह नारा दिया था शांति, भूमि और रोटी का। और कब दिया था? तो बोल्शेविक क्रांति के समय नारा दिया था। कभी कभी ये भी पूछता है कि लेनिन का पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा। तो लेनिन का पूरा नाम जो था व्लादिमीर इलिच उतवानोव। और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि एलिस के नाम से किसको जाना जाता है? एलिस के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो आपका लेनिन ही है, याद रखिएगा। ठीक है, रूस का लौह पुरुष किसे कहते हैं? एकदम देखिए, प्रश्न 1001 बार पूछा गया है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कि रूस का लौह पुरुष किसके कहते हैं? लेनिन को कहते हैं, ट्रांस्की को कहते हैं, केरेंस्की को कहते हैं या स्टालिन को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, रूस का लौह पुरुष किसको कहते हैं? स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, स्टालिन को क्यों कहा गया? तो स्टालिन ही रूस को ताकतवर बनाया था। ठीक है, और हिटलर को हराकर रूस का इतिहास रचा था। इसलिए जो है स्टालिन को रूस का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, रूस का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हो गई बताना है। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1921, 1922, 1923 या 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो आपका 1924 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछ दे तो 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई। वार एंड पीस किसकी रचना है? प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। ठीक है, वार एंड पीस जो है ये पुस्तक किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? याद कर लीजिएगा, छप रहा है आपके एग्जाम में। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टॉम्स्की या एंजेल्स, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? रूस का एक समाज सुधारक, रूस का रहस्यमयवादी पादरी, एक दार्शनिक, एक रूसी वैज्ञानिक। ठीक है, तो रासपुटिन जो था वो रूस का एक रहस्यवादी पादरी था। क्या था? एक पादरी था, रूस का रहस्यमय पादरी। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सितंबर 1917, अक्टूबर 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। कब रूस को गणतंत्र घोषित किया गया? तो रूस को जो है गणतंत्र घोषित आपको सितंबर 1917 में किया गया था। सितंबर 1917 में किया गया था। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? लेनिन के बाद, अगर लेनिन हटा, लेनिन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद शासन का बागडोर जो है रूस का किसने संभाला था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, केरेंस्की ने या कोई नहीं। ठीक है, तो लेनिन के बाद शासन का बागडोर जो है वो आपका स्टालिन के हाथ में चला गया था। स्टालिन संभाला था और इसने यहाँ पर रूस का बहुत ही काया पलट किया, जिसके कारण इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1901 से 2 ईस्वी तक, 1902 से 3, 1903 से 4, 1904 से 5 ईस्वी। ठीक है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न भी आया हुआ था। रूस जापान युद्ध जो है आपका 1904-5 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 1001 बार छपे हुए हैं। केरेंस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है। देखिए हम यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आपको इतने बीच बीच से निकाले हुए, सब किताब से निकाले हुए, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें नहीं डाला गया है। इसलिए जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिएगा। आपको इसी तरह से सभी चैप्टर और सभी पार्ट को 10 तक का कंप्लीट हम करवा दिए हैं और यहाँ से 60 से 70% तक का प्रश्न आपको भिड़ना ही भिड़ना है। चाहे आप झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो बोल्शेविक किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से। ठीक है, एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, यह नारा किसने दिया था? ये जो है एक क्रांति का बहुत बड़ा पहचान का नारा है कि अगर आपको किसी को जीतना है तो 1 कदम पीछे हट जाओ, लेकिन फिर मौका पड़े तो 2 कदम आगे बढ़ जाओ। यह नारा किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या जार निकोलस द्वितीय ने। ठीक है, तो यह नारा लेनिन ने ही दिया था। यह नारा युद्ध के समय किसने दिया था? लेनिन ने ही दिया था। ठीक है, राज्य और क्रांति किसने लिखा? पुस्तक का नाम है राज्य और क्रांति। पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू, लेनिन, स्टालिन या कोई नहीं। तो राज्य और क्रांति का जो नारा है वो लिखा गया है लेनिन के द्वारा ही। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए खूनी रविवार पर यहाँ से प्रश्न कभी कभी बनता है। देखिए खूनी रविवार जो है कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है, लोग डिमांड कर रहे थे शांति जिंदगी के लिए, तो उसी तरह से वहाँ रूस की जो जार सेना थी वो शांतिपूर्ण मजदूर जो थे वो जुलूस निकाले हुए थे। उस पर जो है रूस का जार शासक जो है सेना को क्या किया तो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। और चूंकि वह दिन जो था जिस दिन यह कांड हुआ था वो रविवार था और तिथि जो थी वो 22 जनवरी 1905 का था। तो उस दिन को तिथि को इसीलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था। ठीक है, तो देखिए आप झारखंड टेट में परचम लहराना चाह रहे हैं तो चाहे 1 to 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा में लहराना चाह रहे हैं, चाहे 6 to 8 सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या भाषा, आपका सारा नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर बन करके तैयार है और वो भी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बन करके तैयार है, जो कि आपको 101% यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा हमारे साथ और बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में नहीं था? ठीक है, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो हुआ 1914 ईस्वी में और इस युद्ध में यह जो है 2 भागों में बट गया। यह संस्था 2 भागों में बट गया। एक था आपका मित्र राष्ट्र और एक था आपका धुरी राष्ट्र। ठीक है, 2 भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में अलग अलग देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में अलग अलग देश शामिल थे। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में अलग अलग थे। तो यहाँ पर देखिएगा धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं जर्मन। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये किस में थे? तो ये आपका मित्र राष्ट्र में थे। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें कौन जो है प्रथम विश्व मित्र शक्ति में नहीं था। तो मित्र शक्ति में कौन था? आप देखिए मित्र शक्ति में था इंग्लैंड और कौन था? फ्रांस और कौन था? रूस। तो इंग्लैंड तो मित्र राष्ट्र था और फ्रांस भी मित्र राष्ट्र था, लेकिन जर्मन जो था वो केंद्रीय शक्ति को विभाजन में शामिल था, यानी ये चला जाएगा किसमें? तो ये धुरी राष्ट्र में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? धुरी राष्ट्र में था। इसलिए पूछा कौन प्रथम विश्व मित्र शक्तियों के खेमे में नहीं था, तो इसका राइट आंसर जर्मन ही तो हो जाएगा ना, जर्मन हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कब की गई? ठीक है, नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, हिटलर के विरुद्ध लड़ने के लिए, रूस की विस्तारवादी नीति का विरोध करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको बताते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत था, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत था उसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महसूस किया गया था,
जो कि 1939 से 1945 ईस्वी था। ठीक है, जर्मनी ने नाज़ी पर मुकदमा चलाया था। जर्मनी ने नाज़ी पर मुकदमा चलाया था। कौन चलाया था? जर्मनी चलाया था। और क्यों चलाया था? मानवता के अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाया। ठीक है, मानवता के अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और यह 10-11 लोगों के मौत की सज़ा सुनाई गई। इसमें 10-11 लोगों के मौत की सज़ा सुनाई गई और बाकी लोगों को उम्र कैद दे दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन था? तो अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। तो इसमें 4 को ऑप्शन है। देखिए, तो यहाँ पर क्यों चलाया गया था? तो यहाँ पर चलाया गया था नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? देखिए, यहाँ पर जो नाज़ी लोग थे उसमें सबसे निम्न स्तर के जो लोगों को समझा जाता था वो आपके थे यहूदी। ठीक है, तो यहूदी के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनाई थी? अंतिम समाधान, गुप्त कर्नल, द एटर्नल या एटर्नल जूस। कहीं कहीं देखिएगा जूस मिलेगा या कहीं कहीं ज्यूस भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप टाइप करते हैं तो ज्यूस आ जाता है, नहीं तो ज्यूस भी मिलता है। या द इवल जूस कौन था? तो देखिए, यहाँ पर जो यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी। नाज़ियों ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था द इटर्नल या इटर्नल जूस। याद रख लीजिएगा, इसका प्रश्न आया हुआ था। अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया? 1923 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1928 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए अग्नि अध्यादेश जो है आपको 1933 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अग्नि अध्यादेश कहाँ आया था? तो ये जर्मनी के अंदर आया था। अग्नि अध्यादेश कहाँ आया था? जर्मनी के अंदर आया था। क्यों आया था ये भी याद रखिए। तो तानाशाही के रास्ते अग्निकांड के बाद, जो अग्निकांड हो गया था उसके लिए तानाशाही के रास्ते आया था। और कब आया था? तो 1933 ईस्वी में आया था, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अग्नि अध्यादेश कहाँ आया था? जर्मनी के अंदर आया था, अग्निकांड के बाद आया था। और कब आया था? 1933 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाह स्थापित कर दिया? जर्मनी में एक अधिनियम चलाया गया था जिसके तहत जो है यहाँ पर तानाशाह स्थापित हो गया। तो वो कौन था? विशेषाधिकार अधिनियम, तानाशाही अधिनियम, सामाजिक अधिनियम या कोई नहीं। ठीक है, तो उसका नाम था विशेषाधिकार अधिनियम। ठीक है, विशेषाधिकार अधिनियम। हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया? हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया? गोएब्स, पॉल वन हिंडरबर्ग, शासने या सम्राट ने? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चांसलर होता है, जो आपका चांसलर होता है वो किस टाइप का होता है? तो चांसलर का देखिए मतलब होता है, जैसे भारत में पीएम होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से जर्मनी में भी चांसलर का पद पीएम के जैसा ही होता है। तो उनका न्योता कौन देता है? राष्ट्रपति। तो देखिए उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो आपके थे पॉल वॉल हिंडनबर्ग, ये जर्मनी के राष्ट्रपति थे। यानी उनको न्योता कौन दिया? तो पॉल वन हिंडनबर्ग ने आने का न्योता दिया। ठीक है, तो इसमें बी में राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी हो गया। युंग फोक क्या था? विशेष जर्मन सेना, एक नाज़ी युवा संगठन, जर्मन युवाओं द्वारा खेला जाने वाला खेल, एक जर्मन सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, युंग फोक जो था वो युवाओं से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? युवाओं से जुड़ा हुआ था। और इसको कौन लाया था? हिटलर। देखिए हिटलर क्या कर रहा था? युवाओं को निमंत्रित करता था। युवाओं को क्या करता था? नियंत्रित करता था। तो कहाँ करता था? स्कूल में करता था। तो ये दो तरह से स्कूलों में करता था। एक स्कूल के भीतर भी युवा को नियंत्रित करता था और एक स्कूल के बाहर भी युवा को नियंत्रित करता था। स्कूल के भीतर क्या करता था? इसमें जर्मन आर्य के लोग को ही केवल पढ़ने का निर्देश दिया था। और बाहर क्या करता था? तो जैसे युग फोक को मेंबर बनाया जाता था। तो 10 से 14 वर्ष के हैं, 14 से 18 वर्ष के, तो ये युग फोक का मेंबर बनेंगे, जो कि यहाँ हिटलर के समान जो है काम करेंगे। और 18 प्लस का जैसे होगा वो हिटलर का क्या बन जाएगा? सेना बन जाएगा और हिटलर का यहाँ पर काम करेगा। तो हिटलर जो है इस तरह से यहाँ पर युवाओं को प्रेरित करता था। तो युग फोक क्या था? तो युग फोक जो था एक आपको यहाँ पर एक युवा का संगठन था, यानी एक नाज़ी युवा संगठन था, जो यहाँ पर किसके द्वारा चलाया जा रहा था? हिटलर के द्वारा चलाया जा रहा था। हिटलर ने जर्मन युवाओं को खेल कूद की सिफारिश क्यों की? हिटलर ने जर्मन युवाओं को खेल कूद के लिए सिफारिश क्यों कर रहा था? यह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते थे, यह युवाओं की सेहत को सुधारते थे, यह युवाओं में हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा करते थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए खेल कूद से क्या होता था कि हिटलर अपने ही समान युवाओं को हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा करता था। इसके कारण वो खेल कूद में हिंसा लेकर के आक्रामक लोगों को तैयार करता था।
मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सदस्य है? देखिए मध्यकाल में यहूदी जो थे वो सबसे निम्न स्तर के थे, तो यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जमीन खरीदने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया, ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, या मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन करते थे, या सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए डी होगा, यहूदियों को जमीन खरीदने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ये भी सही है। ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, ये भी सही है, क्योंकि उनको सबसे निम्न स्तर का यहाँ पर समझा जाता था। ठीक है, और ये मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन भी करते थे, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अति मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना, या मूल्य घटना। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति जो है ये आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य गिरना, लेकिन इसमें अगर अति मुद्रास्फीति लग जाता है तो अति का मतलब जल्द ना, जल्द या तेजी से, यानी मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना जो है वो कहलाएगा अति मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, नाज़ी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी? नाज़ी जो जर्मनी था उसमें कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी, प्रश्न पूछा गया है। तो नाज़ी जर्मनी में देखिए आर्य लोगों को, नॉर्डिक आर्य लोगों को सबसे ऊंचा नस्ल का माना जाता था, और यहूदी को जो है सबसे नीचा नस्ल का माना जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने हिंट्स दे दिया है, जो नोट्स करते हैं। यहूदी सबसे खराब नस्ल का था, और नॉर्डिक आर्य जो था वो सबसे अच्छा नस्ल का था। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, या रूस। ठीक है, तो जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना जो है अमेरिका ने बनाया था। जर्मनी को बेहतर बनाने की यह एक योजना थी। फ्री कोर क्या था? फ्री कोर क्या था, यहाँ पर पूछा गया। फ्री कोर क्या था? मुक्त दासों का समूह, पुराने सैनिकों का संगठन, कर अदायगी से छूट पाए किसानों का समूह, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फ्री कोर जो था वो मुक्त दासों का समूह था, पुराने सैनिकों का संगठन था, कर अदायगी से छूट पाने का समूह, या कोई नहीं। तो देखिए मुक्त कर जो था यह एक पुराने सैनिकों का संगठन था। क्या था? यह एक पुराने सैनिकों का संगठन था। नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट के समर्थक, हिटलर के समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नवंबर के जो अपराधी थे वो आपका थे वाइमर गणराज्य के समर्थक, क्योंकि इन्होंने वाइमर गणराज्य को अपना लिया था। ठीक है, तो इसीलिए वाइमर गणराज्य के समर्थक को नवंबर का अपराधी के नाम से जाने लगा था, क्योंकि यही वे लोग थे जो वाइमर गणराज्य को स्वीकार कर लिए थे। इसी कारण इन्हें वाइमर गणराज्य का नवंबर का अपराधी माना जाने लगा। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? जगह नॉर्डिक जर्मन जो थे ये सबसे उच्च नस्ल के माने जाते थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन के ही रहने वाले थे। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रहना क्या कहलाता था? शिविर, घेटो, संलाप गृह, या कोई नहीं। तो ये घेटो के नाम से जाना जाता था। क्या कहलाता था? घेटो के नाम से। धुरी राष्ट्र किन देशों को कहा जाता है? याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये दो को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो धुरी राष्ट्र में आता है ज से नाम जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस और हो जाएगा आपका इंग्लैंड। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ये कौन है? ये मित्र राष्ट्र हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र है। और धुरी राष्ट्र में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर देखिए नोट्स बनाया हुआ है। जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र है, और रूस, फ्रांस और जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड का लीजिए वो मित्र राष्ट्र है। जर्मन की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जर्मन की मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिब्रे, फ्रैंक, मार्क, या कोई नहीं। तो जर्मन की मुद्रा का नाम फ्रांक है। और लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? अभी आपको पढ़ाया भी थे, वो फ्रांस की मुद्रा थी। हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, या ब्रिटेन का तानाशाह शासक। ठीक है, तो हिटलर कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह शासक था। ये जेएसएससी में पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1939, 1945, 1947, 1947। ठीक है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, और उसका डेट पूछ दे तो वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी? वो कौन सा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई? वर्साय संधि, वियना संधि, पेरिस संधि, या कोई नहीं। ठीक है, तो वो थी वर्साय की संधि,
जिसके तहत जर्मनी पर जो है कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोपा गया था। देखिए हुआ क्या कि वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। यह मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है, और जर्मनी के बीच हुआ था और जर्मनी के विरुद्ध में इसमें फैसला लिया गया था। इसीलिए वर्साई की संधि यहाँ पर हुई, क्योंकि यह जर्मनी के विरुद्ध था लिए गए सभी फैसले। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? देखिए मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, टोक्यो और कोबे, ठीक है। देखिए था क्या कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। एक परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, जो शहर का नाम है हिरोशिमा। बहुत बार पूछा गया है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को भी ये गिराया गया, वो था आपका नागासाकी। यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया है। याद रखिएगा, एक को 6 अगस्त और एक को 9 अगस्त, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या 1912 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो ये 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका डेट पूछ दे तो 20 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945, 1940 1942, 1939 1940, कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ, ठीक है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? देखिए हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसको क्या क्या दिया गया था? अर्थशास्त्री एक थे और उसका हत्या कर दिया गया। तो कौन थे? हेलमुट, गोयबल्स, पुतिन या कोई नहीं। तो ये गोयबल्स थे जो कि यहाँ पर हिटलर को बता रहे थे कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो गोयबल्स थे। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, जूसेफ माजनी या कोई नहीं, ठीक है। तो इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? जूसेफ माजनी ने। किसने बनाई थी? जूसेफ माजनी ने इटली में क्रांतिकारी लाने की योजना बनाई। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? मई 1945, जून 1943, अगस्त 1947 या जनवरी 1942, ठीक है। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने जो समर्पण है वो आपका यहाँ पर किया था मई 1945 ईस्वी में, ठीक है। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? हिटलर के द्वारा जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? बहुत ही एमबीआई प्रश्न है, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। फांसीवाद, नाजीवाद या नासीवाद, साम्राज्यवाद या साम्यवाद, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाजीवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाजीवाद के नाम से जानते हैं। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? ठीक है, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? यहूदी, निगरो, पारसी या ईसाई। देखिए हिटलर के नज़र में सबसे निम्न तबके के जो लोग थे वो थे यहूदी, और सबसे उच्च स्तर के जो थे वो निएंडरथाल आर्य थे, ठीक है। तो इसीलिए यहूदी पर जो है हिटलर ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया, ठीक है। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर की सेनाओं, जैसे जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध भाग लिया तो सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर, ठीक है। तो हिटलर की सेनाओं में पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939 या अक्टूबर 1939। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सितंबर 1939। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। थोड़ा सा इसका नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के बैनो में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका था और बाद में उसमें सेना की नौकरी मिल गई और वह सेना में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की ओर से लड़ा और अपनी उत्कृष्ट वीरता के लिए उन्हें आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1918, 1920, 1919 या 1923, ठीक है। तो नाजी पार्टी की जो स्थापना है वो आपका 1920 इसमें हुआ। हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसको मानता था? हिटलर जो है अपने राज्य के नागरिकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसको मानता था? पिता को, माता को, भाई को या
बहन को। तो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है अपनी माता को या माँ को मानता था। देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका क्लास 9 का पूरा चैप्टर 1 2 3 4 5 जितना भी है सभी का ये महामैराथन क्लास आपका चल रहा है, यानी एक ही वीडियो में पूरा क्लास 9 का JCERT झारखंड का जैक का किताब का पूरा वीडियो यहाँ पर बना दिया गया है। और इसके पहले जो है पार्ट बाई पार्ट यानी क्लास एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 3 को भी करवाया गया था। तो आपको इस तरह से यहाँ पर पूरे अलग अलग क्लास साथ में फिर एक ही क्लास जिसमें पूरा आप महामैराथन क्लास में ये देख सके कि आपने कितना सही कर पाया। तो इस तरह की तैयारी यहाँ पर चल पा रही है। तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए जुड़े हो या किसी के लिए भी, तो आपका यहाँ से 101% पास करने की गारंटी है। तो आप अभी कभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, तुरंत जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय वन्य कानून कब पारित किया गया, ठीक है, या भारतीय वन अधिनियम कब बना, ये दोनों प्रश्न। देखिए अभी जो आपका है ना यहाँ पर यह पाठ जो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद से भरा हुआ है। तो इसमें वन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है। तो भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, या बोला जाता है भारतीय वन अधिनियम कब बना, आया हुआ प्रश्न है। 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1856 ईस्वी, या कोई नहीं, ठीक है। तो 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम बना था, ठीक है। अगला है भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुआ, 1864, 1857, 1861, या कोई नहीं, ठीक है। तो 1864 ईस्वी में भारतीय वन्य सेवा की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1864 में हुई थी। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया, देखिए ये एकदम याद रखिएगा, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम, ठीक है, एकदम कंफर्म रखिएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न छपता है, इसमें रिसर्च कब स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया, किस राज्य में है, ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया पूछा जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1906 ईस्वी। कब स्थापित किया गया, 1906 ईस्वी में। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य के किस जिले में है। तो यह राज्य किस में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश से कट के ये उत्तराखंड में पड़ता है। यानी इम्पीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। और किस राज्य में यह है, तो उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है, तो देहरादून में है। यहाँ से 3 प्रश्न बना, आपसे पूछेगा इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी। इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है, तो देहरादून में है, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आते हैं, आपको तीनों प्रश्न को हम यहाँ पर कवर अप करवा दिए हैं। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका JSSC में। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकले, डाइट्रिच ब्रैंडिस, या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत के प्रथम वन महानिदेशक जो थे वो आपके डाइट्रिच ब्रैंडिस थे। कौन थे, डाइट्रिच ब्रैंडिस को भारत का प्रथम वन महानिदेशक बनाया गया था। बस्तर कहाँ है, बस्तर कहाँ है, ये वन के अंतर्गत पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। पहले यह मध्य प्रदेश से ही सटा था, लेकिन अलग होने के बाद यह छत्तीसगढ़ में आ गया है। यानी बस्तर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में आपका है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, देखिए वन्य जीव उपनिवेशवाद के अंतर्गत यहाँ पर रेल से भी प्रश्न है आपका, ठीक है, रेल से भी प्रश्न है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, 1760 से 2000 स्लीपर, 1000 से 1500 स्लीपर, 1500 से 1550 स्लीपर, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर है 1760 से 2000 स्लीपर। इसको भी यहाँ लगभग में लेके चलिएगा, क्या कीजिएगा, लगभग में, यानी 1760 से 2000 स्लीपर लगभग लगता था, यही चीज़ है, ठीक है। अगला है जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदलकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। जंगल एवं जमीन को साफ कर एक स्थान को बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी पहले थे जो कि आपको उपनिवेशवाद के समय वो क्या करते थे, वन की सफाई करते थे और वहाँ पर 1 या 2 साल खेती करते थे, फिर वे दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहाँ भी इसी तरह से सफाई करते खेती करते थे। इस तरह से घूम घूम कर खेती करते हैं। तो देखिए घूम घूम के और झूम झूम के खेती करते थे। कैसे करते थे, घूम घूम के और झूम झूम के। तो घूम घूम के खेती करते हैं तो उसको घुमंतु खेती, और झूम झूम के करते हैं तो उसको झूम की खेती। यानी जो स्थान बदल कर घूम घूम के झूम झूम के करते हैं उसको झूम की खेती या घुमंतु खेती कहा जाता है। सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया। जैसे आप देखते होंगे सीधी पंक्ति, इस तरह से एक पंक्ति में आप पेड़ लगे हुए मिलते हैं,
तो आप कहते हैं कि ये आम बागान है। अगर आम का पेड़ लगा हुआ है एक लाइन से इस तरह से, तो कहते हैं ये आम बागान है। अगर लीची का है तो लीची बागान है, तो इसको बागान कहते हैं। क्या कहते हैं? बागान। यानी राइट आंसर इसका बी है। क्या है? राइट आंसर बी है। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? वह कौन सा अंग्रेज अफसर था? देखिए ये प्रश्न पूछ दिया गया था। आदमी को लगा कहाँ से प्रश्न, सब जेसीईआरटी, सब एकदम बह रहा है जेसीईआरटी में, एकदम समझिए। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा? जॉर्ज यूल, जिम कार्बेट, लॉर्ड रेडिंग या ब्रैंडिश? ठीक है, तो किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा? तो वो आपका था, देखिए, जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग या तीसरा भाग? यानी ये 1600 ईस्वी में बोला जा रहा है कितना भाग जो भूमि के अधीन था, तो वो आपका था, देखिए, छठा भाग। कितना था? छठा भाग जो था आपका कृषि के अधीन था। ठीक है। स्लीपर कहाँ लगते हैं? बस में, वायुयान में, रेल की पटरी पर, रेल के इंजन में? जो स्लीपर होते थे वो पहले कहाँ लगते थे आपको बताना। देखिए अभी जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं तो उसमें क्या है, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर ढाला हुआ कंक्रीट का लगा हुआ है रेलवे पटरी के नीचे, जिस पर रेलवे लाइन तो उसके नीचे। लेकिन उसके पहले क्या लगे हुए रहते थे? नीचे लकड़ी का स्लीपर लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो स्लीपर कहाँ लगते हैं? बस में, वायुयान में, रेल की पटरी पर, रेल के इंजन में? बस में नहीं लगते हैं, वायुयान में भी नहीं लगते हैं, और रेल के इंजन में भी नहीं रहता। ये रेल के पटरी, जिस पर रेल रखी होती, जिस पर ट्रेन चलती, वो पटरी के नीचे जो है ये स्लीपर लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो रेल के पटरी पर। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रदूषण, वन विनाश, वनोत्पाद या वानिकी? ठीक है, तो देखिए जब वन लुप्त होंगे, वन की समाप्ति होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वन प्रदूषण होगा। और इस प्रक्रिया को, जो वन का लुप्त होने या वन को खराब करने के लिए कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए, वन का विनाश। क्या हो जाएगा? वन का विनाश। यानी इसका नाम देंगे हम लोग वन विनाश। क्या कहेंगे? वन विनाश कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण या अवर्गीकृत? ठीक है, देखिए जंगल को जो है ना 3 भागों में बांटा गया। जंगल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन और एक ग्रामीण वन। ठीक है, अब रही बात कि सबसे अच्छा जंगल कौन हुआ, तो सबसे अच्छा जंगल वह होता है जिसमें किसी भी तरह के आदमी को जाने का मना होता है। ठीक है, वो जंगल लगा दिया गया, उसमें किसी भी तरह आदमी को जाने का मना होता है, अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, परमिशन के बाद ही होता है। तो वैसा वन को हम लोग कहते हैं आरक्षित वन, वह रिजर्व वन होता है, सबसे अच्छा वन। ठीक है, अगला है 1878 के वन्य कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, तो 1878 में जो वन कानून बना उसमें वन को कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन था? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। ठीक है, आरक्षित वन में किसी भी प्रकार का आदमी कोई भी लकड़ी को नहीं काट सकता है लगाने के बाद। सुरक्षित वन में क्या है कि जो लगाए हैं अगर लकड़ी ठीक हुई तो उसको काटा जा सकता है। ग्रामीण यानी गाँवों का वन। ठीक है, अगला, कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेट के लेखक कौन है? कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेट, ठीक है, के लेखक कौन है? निकोलस डर्स, माइकल टॉपिंग, आद्रे अग्रासी या रिचर्ड पियर? कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड पियर जो है वो इसके लेखक हैं। अगला है, कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया? कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया? धुरवा, गोंड, भील या हलुआ? कौन किया? ठीक है, तो इसका धुरवा जाति ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? धुरवा। जावा की मातरम रियासत का विभाजन कब हुआ? जावा की मातरम रियासत का विभाजन कब हुआ? 1760, 1755, 1855 या 1885? ठीक है, तो 1755 ईस्वी में जावा की मातरम रियासत का विभाजन हुआ था। किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? बताइएगा, किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? नीम का, जामुन का, महुआ का या यहाँ पर दिया हुआ है सखुआ का? ठीक है, तो देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं महुआ होता है। ठीक है, महुआ जब फरना समाप्त हो जाता है तो बरसात के दिनों में देखिएगा उसमें डोरी निकलता है। क्या निकलता है? डोरी। इस डोरी का हम लोग क्या करते हैं? तेल बना लेते हैं। ठीक है, और ये तेल जो है वो खाना, सब्जी उब्जी बनाने में भी, भोजन के काम में भी आता है, और इसको जो है हम जला भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जला करके रोशनी भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो महुआ यहाँ पर हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पर रोशनी के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, महुआ। अगला है, अंग्रेजी जहाज किस चीज़ से बनते थे? पहले का जो अंग्रेजी जहाज था वो किस चीज़ से बनते थे? ठीक है, टिकाऊ लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील? पहले के जहाज ना स्टील पर लगते थे, ना उसमें एल्युमिनियम लगते थे, ना प्लास्टिक लगते थे, वो सिर्फ टिकाऊ लकड़ी का बनता था। किसका बनता था? टिकाऊ लकड़ी का होता था, वह सागवान का होता था।
बैगा एवं वन्य समुदाय हैं कहाँ पर? उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत या पूर्वी भारत। ठीक है, तो बैगा एवं वन्य समुदाय जो है यह मध्य भारत का है। कहाँ का है? मध्य भारत का है। घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? देखिए, जो घुमंतू खेती है, जो घूम घूम के करते हैं वही ना घुमंतू खेती है, और झूम झूम के करते हैं ओकरे ना झूम की खेती कहते हैं। समझ गए? घुमंतू माने घूम घूम के और झूम माने झूम झूम के, और दोनों खेती वैसी होता है, झूम झूम के लोग चलते हैं और घूम घूम के काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक जगह पर लोग कितने दिन तक ठहरते थे? लगभग 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक अप्रोक्स मान लीजिए 2 वर्षों तक वहाँ एक जगह खेती किए, फिर वहाँ से चल दिए दूसरे एरिया में और वहाँ भी फिर जाकर के सफाई किए और खेती किए। तो ये 2 वर्ष इसको लगभग माना जाता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, सिंधु कान्हू या कोई नहीं। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिंधु और कान्हू थे। स से संथाल और स से सिंधु और कान्हू, याद रखिए, संथाल स और स से सिंधु और कान्हू। ठीक है, तो सिंधु और कान्हू थे। छोटा नागपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो छोटा नागपुर एरिया हमारा झारखंड का जो पड़ा, उसमें विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? चांद भैरव, बिरसा मुंडा या कोई नहीं। तो छोटा नागपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो आपके बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। वनोन्मूलन क्या है? आपको बताना है वनोन्मूलन क्या है। वन का विकास करना, वन का लुप्त होना, वन से जानवर को हटाना या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, वनोन्मूलन का मतलब है वन का उन्मूलन। ठीक है, तो वन को काटा जाना, वन को हटाया जाना, वन का लुप्त होना, वही आता है वनोन्मूलन में। ठीक है, ये हो गया वन का लुप्त होना। चर्मशोधक टैनिन का क्या उपयोग है? टैनिन जो होता है चर्मशोधक के रूप में, उस टैनिन का क्या उपयोग होता है? बंदूक बनाने में, त्वचा कैंसर के उपयोग में, खाल से चमड़ा बनाने में, सुगंधित सामान बनाने में। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है खाल से चमड़ा बनाने में। चर्मशोधक टैनिन का उपयोग खाल से चमड़ा बनाने में होता है। उन बीजों का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने काम आता है। तेल का चॉकलेट बनता है, उस तेल का कौन सा है? चंदन के बीज, साल के बीज, ओक के बीज, पाइन या चीड़ के बीज। ठीक है, तो वो जो आपका है यहाँ पर साल के बीज। ठीक है, किसका? साल के बीज से बनता है। भस्म करो और भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्रश्न आया हुआ था। भस्म करो और भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? सुमाजा, जावा, हॉलैंड या भारत। देखिए, हुआ क्या कि जो जापान के लोग थे, कहाँ के लोग थे? जो जापान के लोग थे वो जावा पर कब्जा करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? जावा पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसलिए जावा के लोग ने सोचा कि जो हमारे यहाँ लकड़ी या आरा मिल है उन सभी को क्या कर दे? भस्म कर दे, जला करके राख कर दे, जिससे जापान के लोग यदि कब्जा भी करते हैं तो उसको बहुत कम से कम चीज़ मिले। तो ये इस सोच कहाँ की थी? जावा के लोगों को थी। तो जावा के लोगों ने क्या किया? वहाँ की जितना भी धन संपत्तियाँ, लकड़ियाँ थी, सभी को भस्म करके भाग गए। तो उसी पर यह एक नाम पड़ा, भस्म करो और भागो नीति। किस क्षेत्र से है? तो ये जावा से संबंधित है। पोचिंग का संबंध किससे है? पोचिंग का संबंध किससे है? वन उन्मूलन, अवैध शिकार, व्यावसायिक या कोई नहीं। ठीक है, तो पोचिंग का मतलब होता है यहाँ पर देखिए अवैध शिकार। अवैध शिकार, पहले लोग जंगलों में क्या करते थे? अवैध शिकार करते थे, और ये अवैध शिकार का नाम जो है पोचिंग दिया गया था। क्या दिया गया था? पोचिंग। तो अब पोचिंग किससे संबंध था? अवैध शिकार से। सारा देखिए ये JCERT से आपको मिला हुआ है, आलतू फालतू कहीं से भी नहीं प्रश्न है। और सब प्रश्न देखिए आपको ऐसा है जो कहीं भी टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ JCERT, अभी जो भी 10 से 15 दिन समय है, या एक दिन भी समय मिले, 2 दिन भी समय मिले, यहाँ से तो नोट्स बिना देखे जाइएगा ही नहीं, आपको बता देते हैं। नहीं तो अगर 4 नंबर भी बढ़ता है ना, तो आपका स्कोर समझिए तो 400 लड़का से आगे हो जाएगा, 400 विद्यार्थी से आगे हो जाएगा। तो आप सभी जरूर देख के जाइएगा। अल्लूरी सीताराम राजू ने नई वन नीति खिलाफ किस राज्य में विद्रोह किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने वन नीति के खिलाफ किस राज्य में विद्रोह किया था? यानी अल्लूरी सीताराम राजू जो है वन के खिलाफ किस राज्य से जुड़े हुए थे? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, यदि आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में फॉर्म यहाँ पर भरे हुए हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर सभी चीज़ आपको बता देते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक, सभी का 6 से 10 तक का कंप्लीट नोट्स बन करके तैयार है। जो आपके 60 प्रश्न हो गए उसमें हम आपको बता देते हैं, यहाँ अगर आप JCERT से तैयारी करते हैं तो आपको 40 से 50 प्रश्न इस टॉपिक से यहाँ पर जो भी नोट्स बना हुआ 6 से 10 यहीं से रहेंगे। आप ये 100% कन्फर्म रहिएगा। तो आप अभी कभी यहाँ जरूर जुड़ जाइएगा और आगे की तैयारी करते रहेगा। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न। गोला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है वो चारावाह से संबंधित है। चारावाह की
प्रजाति से संबंधित है यह चैप्टर, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से 2 प्रश्न आ रहा है आपको, ठीक है। तो गोला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे आपको बताना है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में या पंजाब में, ठीक है। देखिए, तो गोला समुदाय के जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, कर्नाटक, कर्नाटक दिया हुआ है बी में। और देखिएगा वहाँ पर रहते थे किस में, तो देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय रहते थे, चरवाहों का समुदाय। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला समुदाय के लोग रहते थे, कुरुमा समुदाय के लोग रहते थे और कोरबा समुदाय के, ये 3 समुदाय के लोग जो है कहाँ रहते थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्दी रहते हैं, गद्दी भी क्या है, ये एक चरवाहा की प्रजाति है। तो गद्दी कहाँ रहते थे, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में। तो ये गद्दी जो चरवाहों की प्रजाति है ये कहाँ पर रहते थे, तो गद्दी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की प्रजाति है। गद्दी कहाँ की प्रजाति है, हिमाचल प्रदेश की प्रजाति है। गुज्जर बकरवाल रहते हैं, गुज्जर बकरवाल लोग कहाँ रहते थे आपको बताना है। ये गुज्जर बकरवाल जो प्रजाति है आपके चरवाहों की, ये कहाँ रहते थे, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है और ये प्रश्न एक बार आ गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर गुज्जर बकरवाल रहते थे। गुज्जर बकरवाल जो है आपका जम्मू कश्मीर का प्रजाति है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा करके ये लोग रहते हैं। हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है। जो हिमालय में चरवाहा समुदाय रहते थे उनमें क्या कुछ समानता पाई जाती है। वे लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, तो बिल्कुल सही है। चरवाहा समुदाय जो था वो बिल्कुल क्या था, घुमंतु था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता था, ये क्लियर है। अगला है, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो ठंडे में जो है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से उतर करके समतली मैदानी इलाकों में आ जाते थे, और यहाँ पर जो गर्मी का क्षेत्र होता था तो वे ऊपर पहाड़ों पर चले जाते थे। तो इस तरह चक्रीय रूप से घूमते रहते थे। ये लोग चरवाहा समुदाय के लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो जितने समुदाय हैं वो लोग चरवाहा समुदाय के लोग हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइका कहाँ रहते थे, ये देखिए एक चरवाहा का समुदाय है राइका, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश। जेएसएससी का एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए राइका याद रखिएगा, राइका, ठीक है। राइका में रा है और रा से क्या हो जाएगा बताइएगा, राजस्थान। तो राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, राजस्थान में रहते थे, याद रखिएगा। राइका में रा और यहाँ पर राजस्थान, तो राइका समुदाय के लोग राजस्थान में रहते थे। राइका लोग कौन सा मवेशी नहीं पालते थे, याद रखिएगा। राइका लोग जो है कौन सा मवेशी नहीं पालते थे, तो ऊँट, बकरी, भेड़ या मुर्गी। तो देखिए राइका लोग राजस्थान में रहते थे, कहाँ रहते थे, याद है आपको, राइका राजस्थान। राइका में रा और रा से राजस्थान। और राजस्थान में ऊँट लोग पालते ही हैं, क्योंकि ऊँट को क्या कहा जाता है, मरुभूमि का जहाज भी कहा जाता है, मरुस्थल का। तो ऊँट राजस्थान मरुस्थल है। बकरी भी यहाँ बड़े बड़े बकरियाँ पाली जाती है, भेड़ भी यहाँ पर पाला जाता है, लेकिन मुर्गी जो है यहाँ पर नहीं पाला जाता है। तो राइका समुदाय के लोग कौन सा मवेशी नहीं पालते थे, राइट आंसर होगा डी, मुर्गी नहीं पालते थे, ठीक है। देखिए ऊँट लोग ज़्यादा पालते थे। धंगर कहाँ रहते थे, धंगर कहाँ रहते थे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात, ठीक है। धंगर समुदाय के लोग जो है महाराष्ट्र में रहते थे। किन किसानों ने धंगर किसानों का स्वागत किया, किन किसानों ने धंगर किसानों का स्वागत किया, गुजराती, गोला, कोकनी या कोरबा, कौन सा किसान। तो देखिए यहाँ पर कोकनी किसान जो थे वो धंगर किसानों को क्या किया, स्वागत किया था, ठीक है। कौन किसानों का, धंगर किसानों का स्वागत किया था। कौन लोग किए थे, तो ये कोकनी समुदाय के जो लोग हैं धंगर किसानों का स्वागत किए थे। क्यों किए थे, तो देखिए कोकनी किसान जो है, कोकनी किसान जो हैं वो क्या थे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान को कोकनी किसान कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, धंगर समुदाय के लोग जो थे इस एरिया में आते थे और यहाँ पर जो फसल काटी जाती थी तो उसके ऊपर डंठल के भाग को छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो ये समुदाय क्या करते थे, तो ये धंगर किसानों को बुलाते थे और धंगर किसान के मवेशी जो होती थी ये छूटे हुए घासों को खाती थी और उसके बदला में जो है गोबर छोड़ जाती थी, जिससे किसानों की ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। तो अपने बदले में, अपने फायदे के लिए लोगों ने कोकनी किसान जो है ये धंगर किसानों का स्वागत किया था, जिससे उनका उपला जो है और भूमि पैदावार हो जाता था। निम्न में से किस राज्य में बंजारा नहीं पाए जाते हैं, क्या बंजारा सिख समुदाय है जो चरवाहा समुदाय, वो किस राज्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब या उड़ीसा। देखिए ये जो बंजारा समुदाय है ये बहुत अधिक जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था, 1861 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1891 ईस्वी या 2001 ईस्वी में, ठीक है। अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए अपराधी जनजाति अधिनियम जो है ये आपको
1871 ईस्वी में पारित किया गया था और चरवाहे से टैक्स लेने के लिए अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे तो यहाँ पर चरवाहे क्या होते थे, देखिए चरवाहे घुमंतु होते थे, वो तो आज यहाँ रहते थे कल दूसरे जगह चले जाते थे, तो इससे अंग्रेज को क्या होता था, टैक्स लेने नहीं बनता था। इसलिए उन्होंने क्या नियम पारित कर दिया, अपराधी जनजाति अधिनियम। इस अधिनियम में क्या होता था, तो जो अब चरवाहे थे उनको सीमित जगह दे दिया गया था, वहाँ पर ही वे लोग चारागाह का काम कर सकते थे, चरवाहे काम कर सकते थे, और इसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। तो यही अपराधी जनजाति अधिनियम बना करके चरवाहों को एक निश्चित जगह दे दिया गया और उसके बदले उससे टैक्स लेना पड़ा। तो इससे जो है अंग्रेजों को फायदा थे। 1947 ईस्वी के बाद चरवाहा समुदाय के लोग कौन सा नदी नहीं पार कर पा रहे थे। 1947 ईस्वी बाद जो चरवाहा समुदाय अब तक जो थे वो फ्री थे, वो कहीं भी जाकर के चरवाही का काम कर सकते थे। लेकिन 1947 ईस्वी के बाद यानी जब भारत देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद वो कौन सी नदी पार नहीं कर पा रहे थे, गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी या सिंधु नदी। गंगा नदी अपने देश की, यमुना नदी अपने देश की, कावेरी नदी अपने देश की, लेकिन सिंधु नदी जो ये बॉर्डर है ये आपको नहीं पार कर पा रहे थे चरवाहा समुदाय के लोग, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है। अफ्रीका में कौन सा चारागाह समुदाय है, बेदुइन्स, बर्बर्स, मासाई या सभी। ठीक है, तो अफ्रीका में बेदुइन्स भी है, बर्बर्स भी है, मसाई भी है, सभी है। ठीक है, सोमाली, बोरान, खोर्स और तुकराना भी पाया जाता है। देखिए अफ्रीका में जो प्रजाति है चरवाहों की वो सबसे अधिक पाई जाती है। कभी कभी यह भी बोला जाता है कि कहाँ पर जो है जनजातियों का समाज, चरवाहों का समुदाय जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, आगे आपको मिलेगा भी। तो अफ्रीका में बहुत तरह के चरवाहों का समुदाय पाया जाता है, मतलब 12-15 जो समुदाय है उसमें से 8 लगभग 7-8 समुदाय जो है आपको अफ्रीका में ही मिल जाते हैं देखने को। तो उसमें बेदुइन्स है, बर्बर्स है, मसाई है, और उसके अलावा सोमाली है, बुरान है, खोर्स है, तुकराना। इस तरह से देखिएगा तो 7 समुदाय यहाँ पर लगभग पाए जाते हैं। तो 12 में से 7 यानी सबसे ज़्यादा वही होते हैं। मसाई के किन चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। मसाई में जो बहुत से चारागाह थे उसको क्या कर दिया गया था, शिकारगाह बना दिया गया था। तो मसाई मारा नेशनल पार्क को, सांब्रू पार्क को, सेरेनगेटी पार्क को या सभी को। तो देखिए जो मसाई के चारागाह स्थल था, मसाई मारा, सांब्रू पार्क, सेरेनगेटी पार्क, इन सभी को जो है अब क्या बना दिया गया था, शिकारगाह बना दिया गया था, शिकार खेलने का जगह बना दिया गया था। अब इसमें जो है यहाँ पर चारागाह के लिए जाना मना कर दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया था, जैसे केन्या में मिसाई मारा, सांब्रू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह से अस्तित्व में आए थे, शुरुआत इसी तरह से बनाया गया था। ठीक है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है, अमेरिका में, अफ्रीका में, ईरान में या भारत में। तो याद रखिएगा सेरेंगेटी आया हुआ प्रश्न है ना, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका के तंजानिया में पाया जाता है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, अफ्रीका के तंजानिया में। वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय में क्या काम था। देखिए मसाई समुदाय जो था, मसाई समुदाय ये 2 भागों में बट गया था। ठीक है, एक वरिष्ठ जन थे, एक वरिष्ठ जन थे और एक था आपका योद्धा, सिपाही जन। ठीक है, तो वरिष्ठ लोग क्या करेंगे, वरिष्ठ लोग सभी चीज़ का जानकार होते हैं, तो वो विचार विमर्श का काम करते थे। ठीक है, और योद्धा लोग क्या करते थे, तो शांति और युद्ध की लड़ाई के लिए तत्पर रहते थे। ठीक है, तो ये विचार विमर्श का काम करते थे। यहाँ पर देखिएगा नोट्स बना हुआ है कि मसाई लोग जो है 2 तरह से काम करते थे। ये लड़ाकू जन थे जो लड़ाई झगड़ा और शांति काम करते थे। अगला है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चरवाहा समुदाय को क्या कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सब जो चरवाहा समुदाय थे उसको क्या कहा जाता था, बंजारा। क्या कहा जाता था, बंजारा। बंजारा फिल्म भी, गाना भी है, लोग सभी लोग जगहों पर लगभग मिलते हैं बंजारे लोग। कबीलों की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसका था। देखिए मसाई समुदाय जो था आपको बताएं 2 भागों में बटा था, एक वरिष्ठ जन और एक योद्धा। वरिष्ठ जन क्या करते थे, तो ये अच्छी विचार देते थे, लेकिन योद्धा जन क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और शांति का काम भी रखते थे। तो ये योद्धा हो जाएगा इसका राइट आंसर। दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी कहाँ रहती है। दुनिया में बहुत से देखिए चरवाहों का नस्ल है, वो कहाँ रहती है आपको बताना, अफ्रीका, अमेरिका, भारत या रूस। तो सबसे अधिक अभी आपको बताए थे जो चरवाहों की प्रजाति है उस 12 लगभग प्रजाति मानी जाती है, उसमें से 7 से 8 प्रजाति आपको अफ्रीका में ही देखने को मिल जाता है। तो आधे से अधिक चरवाहों की आबादी कहाँ रहती है, अफ्रीका में रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, चरवाहों के जो 10-12 समुदाय थे उनमें से अधिकतर समुदाय के लोग अफ्रीका में ही पाए जाते थे, इसलिए ये चरवाहा समुदाय। चरवाहा कहाँ रहते थे, चरवाहे कहाँ रहते थे आपको बताना। ठीक है,
चरवाहे पठारों पर रहते थे, मैदानों में रहते थे, रेगिस्तान में रहते थे सभी। तो चरवाहे जो है अपने सीजन के अनुसार, अपने ऋतु के अनुसार, अपने पशुओं के अनुसार वो पठारों में भी देखने को मिलते थे, मैदानों में भी मिलते थे, रेगिस्तान में भी मिलते थे। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं गद्दी, गोला, गुज्जर, बकरवाल या धांगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पर गुज्जर बकरवाल पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा गोला कहाँ पाया जाता है, गोला देखिए यहाँ पर है, गोला कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गद्दी कहाँ पाया जाता है, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सभी देखिए चरवाहों के प्रजाति आप देख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, धंगर महाराष्ट्र में, राइका राजस्थान में, और अफ्रीका में जो प्रचलित जनजाति वो मसाई है। ठीक है, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रीति रिवाज है, उसके आधार पर जो हमको अधिकार मिलता है वो क्या कहलाता है, परंपरागत अधिकार, वंशानुगत अधिकार, मौलिक अधिकार या कोई नहीं। ठीक है, तो परंपरा के आधार पर जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत अधिकार। क्या कहते हैं, परंपरागत अधिकार। मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए थे, मसाई जो है उनको 2 हिस्सों में बांटा गया था, वो कब बनाए गए थे, 1875, 1885, 1895, 1905 ईस्वी। राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में मसाई लैंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें एक थे वरिष्ठ जन जो विचारधारा देते थे और दूसरे थे योद्धा जो लड़ाई और झगड़ा को शांत रखते थे। ठीक है, बंजारे रहते थे, बंजारे कहाँ रहते थे बताइए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो बंजारे लगभग सभी जगहों पर मिलते थे, उड़ीसा में नहीं मिलते हैं। ठीक है, किन किन स्थानों के चरवाहे सर्दी गर्मी के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, पठारों के, मैदानों के, रेगिस्तानों के या पहाड़ों के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहाड़ पर जो चरवाहा लोग रहते हैं वो अपने मौसम के आधार पर वो चेंज करते रहते हैं, कभी वो पहाड़ के ऊपर होते हैं तो कभी पहाड़ के नीचे होते हैं। निम्न में से किन स्थानों के चरवाहे बरसात और सूखे के मौसम के हिसाब से अपना जगह बदलते हैं, पठारों के, मैदानों के, रेगिस्तान के या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।